तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमेरो। तो पिछले वीडियो में कुछ हपसी लोंडो का पार्ट 2 लाने के लिए इतना भारी डिमांड आया कि वन स्ट्राइक प्लस $1 खाने के बाद भी मैं नया वीडियो अपने आप को बनाने से नहीं रोक पाया। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिखाया, इसलिए ना चाहकर भी मुझे इसका पार्ट 2 लाना पड़ा। तो फिर यार इसके लिए सब्सक्राइब तो बनता है, तो फिर देर कैसी कर रहे हो यार, कर लो ना लगे हाथ। खैर अब हम ले लेते हैं पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिकेप। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एटीना के कहने पर ये सभी लोग बाहर वेकेशन पर जाते हैं, लेकिन एटीना की गलती से ये लोग गलत ही जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर काफी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। तब एटीना कोसी की बिग सिस से स्टेपसिस बनने वाली ही थी, लेकिन तब तक मिनेरू ने आकर उसे रोक लिया। और अब हम देखते हैं ये सभी लड़कियां बीच पर एंजॉय कर रही थी, जहां पर हमें भी काफी बड़े बड़े नजारे देखने को मिलते हैं। I mean बढ़िया बढ़िया नजारे देखने को मिलते हैं। स्वीटी भी ये सब कुछ दूर से देख रही थी। स्वीटी को रियलाइज होता है कि सभी लड़कियों के पास काफी सुंदर सी फुटबॉल है, लेकिन वो बेचारी एकदम फ्लैट है। और कौसी भी अपनी दूरबीन से इन नजारों का पूरा आनंद ले रहा था, लेकिन इसे स्वीटी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि कौशी शूटी पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। स्वीटी वहाँ से अपना इंतजाम उठाकर समुद्र में स्विमिंग करने के लिए चली जाती है। तभी स्वीटी के पैरों के नीचे कुछ छोटी छोटी मछलियाँ आ जाती हैं, जो उसे तंग करने लगती हैं। स्वीटी सोचती है कि अब उसे बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन वो मछलियाँ शायद कुछ ज्यादा ही ठरकी थी। वो स्वीटी के ब्लैक होल के पास आकर दरवाजा खटखटा देती हैं, जिससे स्वीटी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है, जिससे वो समुद्र के अंदर डूबना शुरू हो जाती है। जो सब कुछ कौसी भी देख लेता है। वो स्वीटी को बचाने के लिए समुद्र में जाने लगता है। तब क्रिया उसे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। शायद कौसी तब उसे सारी सिचुएशन बताता है। इसके बाद हम देखते हैं क्रिया जाकर स्वीटी को बचा लेती है। उन दोनों के बाहर आने के बाद क्रिया उससे पूछती है, स्वीटी तुम्हें क्या हो गया था, तुम डूब क्यों रही थी। स्वीटी उसे थोड़ी बहुत सिचुएशन समझाती है। तभी कौसी स्वीटी के पास भागता हुआ आता है। वो स्वीटी से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ था, लेकिन स्वीटी उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि ना ही वो उस पर ध्यान दे रहा था और ना ही उसे बचाने आया। लेकिन क्रिया उसे समझाती है। कौसी ने ही क्रिया से रिक्वेस्ट की थी उसे बचाने के लिए, जबकि कौसी को तो तैरना भी नहीं आता, तब भी वो बचाने आ रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कौसी सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए चला जाता है। बीच पर काफी ज्यादा धूप हो चुकी थी, जिससे स्वीटी को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि स्वीटी को धूप से एलर्जी है। तभी उसके पास क्रिया आती है, जो उसके गालों पर आइस पैक्स लगाती है। वो कहती है कि यहाँ आने से पहले कौसी ने सब कुछ तुम्हारे लिए खरीद लिया था, शायद वो तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र करता है। जिस पर स्वीटी कहती है, नहीं हम लोग इतना भी करीब नहीं हैं। साथ ही वो क्रिया से उस सब के लिए माफी मांगती है, जो उसने डॉर्मेट्री में क्रिया के साथ रूडली बिहेव किया था। साथ ही वो स्वीटी को बचाने के लिए थैंक्स भी बोलती है, जिससे क्रिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उसे हग कर लेती है। इसके बाद फ्रेश स्वीटी से पूछती है, अगर तुम्हें धूप से एलर्जी है तो तुमने लंबे बाल क्यों रखे। जिस पर स्वीटी क्रिया के कान में उसे कुछ बताती है। क्रिया सभी को बताती है कौसी के स्कूल में एक टीचर थी, जिन पर कौसी को क्रश था, तो इसीलिए फ्रे ने उनके हेयर स्टाइल को कॉपी किया। दूसरी ओर हम कौसी को देखते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक लेकर बीच की ओर ही आ रहा था। तभी वो देखता है कि 2 लड़के एटीना को परेशान कर रहे हैं। वो दोनों लड़के एटीना को उनके साथ स्विम करने के लिए फोर्स कर रहे थे, जो देखकर कौसी उनके पास जाता है। वो उनसे कहता है, तुम किसी को ऐसे परेशान नहीं कर सकते, और मैं इनका छोटा भाई हूँ। वो लड़के कहते हैं, ओ छोटा भाई, तू जा कुछ टॉफी वॉफी खा, जाकर तेरी बहन को हम संभाल लेंगे, इसे संभालना तेरे बस की बात नहीं। जिस पर कौसी गुस्से में कहता है, मैं इनका छोटा भाई होने के साथ साथ इनका डोम मदर भी हूँ। और इतना कहकर वो एटीना का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। कुछ ही देर में कौसी को रियलाइज होता है कि उसने एटीना का हाथ पकड़ा है, जबकि एटीना को किसी का टच पसंद नहीं है। वो फटाक से उनका हाथ छोड़ देता है। तभी एटीना कहती है, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, मुझे ये सब अनजान लोगों के साथ फील होता है, लेकिन अब तुम मेरे लिए अनजान नहीं हो तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं एटीना बाथरूम में शावर ले रही थी। तभी अचानक उसके पास स्वीटी आती है। स्वीटी एटीना से भी सॉरी बोलती है, क्योंकि डोम में उसने उसके साथ काफी रूडली बिहेव किया था। वो उसे थैंक्स करती है कौसी की इतनी बड़ी मदद करने के लिए, साथ ही उसे अपने साथ वेकेशन पर लाने के लिए भी। एटीना कहती है, दरअसल मैं कौसी को यहाँ नहीं लाई थी, बल्कि कौसी को यहाँ मिनेरू लाई थी। एटीना कहती है, सच बताऊं तो मुझे काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि सभी लोगों ने कौसी के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए मैंने इस वेकेशन को प्लान किया था, ताकि मैं ये ऐसा गिफ्ट कौसी को दे सकूं। अगले सीन में हम देखते हैं अब तक शाम हो चुकी थी और ये सभी लोग वापस अपने डोम में जा रहे थे। तभी स्वीटी एटीना को देखते हुए सोचती है, पहले मुझे लगता था कि कौसी को लेकर एटीना के अंदर फीलिंग्स हैं, पर अब मैं समझ चुकी हूँ कि एटीना के अंदर कौसी के लिए ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। अगले दिन हम सुबह का सीन देखते हैं। कौसी सभी के लिए खाना बनाता है, जो सभी को काफी पसंद आता है। अगले सीन में हम कौसी को बर्तन साफ करते हुए देखते हैं। तभी उसके पास एटीना आती है, जो उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद कर दूं। आई डोंट नो व्हाई, बट कौसी का मूड काफी ज्यादा खराब था। वो कहता है, नहीं ये मेरा काम है और उसे अकेले ही करना मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी ओर हम मिनेरू और फ्रे को देखते हैं, जो आपस में कुछ बात कर
कर रही थी। दरअसल वो कोसी के बारे में ही डिस्कस कर रही थी। मिनेरू कहती है वेकेशन के बाद से ही कोसी बहुत ही ज्यादा अपसेट रहने लगा है। फ्रे कहती है अगर ऐसा है तो वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। इसके बाद फ्रे कोसी के पास आती है। वो कोसी से उसके साथ बाहर चलने के लिए कहती है। कोसी भी उसकी बात मानकर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं फ्रे कोसी को एक कॉस्प्ले स्टूडियो लाई थी, जहाँ वो कोसी के साथ मिलकर काफी ज्यादा ड्रेसेस को ट्राई करने वाली थी। इसके बाद इन दोनों का फोटोशूट भी होना था, जिसके लिए कोसी बहुत ही ज्यादा मना करता है। वो कहता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं इसके लिए सही नहीं हूँ, ये है वो है। लेकिन फ्रे के काफी ज्यादा इंसिस्ट करने पर कोसी भी मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कोसी अपने कपड़े चेंज करने लगता है, जिसमें उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। उसकी मदद करने के लिए फ्रे उसके पास आती है। वो उसके कपड़े उतारने में उसकी मदद करती है। इसके बाद फ्रे कोसी की पैंट भी खोलने लगती है, जिस पर कोसी काफी ज्यादा शाय फील करता है और उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों ने अपनी ड्रेस को पहन लिया था। फिलहाल वो अपनी फोटोशूट के लिए बिल्कुल रेडी थे। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों एक ब्रिज के ऊपर खड़े थे, साथ ही इन दोनों के हाथों में तलवारें थी। दरअसल इन दोनों का रोल ही कुछ ऐसा था कि इन्हें एक दूसरे से फाइट करनी थी। होरी कोसी से कहती है अब मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगी, जिनका तुम्हें अच्छे से जवाब देना है, और अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी सुताई होगी। तभी वो कोसी से पूछती है जब हम लोग वेकेशंस पे थे तब तुम्हारे साथ क्या हुआ था। लेकिन कोसी झूठ कहता है कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ था, जिस पर फ्रे कहती है अच्छा तो लातू का भूत बातों से नहीं मानेगा। इसके बाद वो कोसी के ऊपर हमला करते हुए कहती है तुम्हारे अंदर जितनी भी फीलिंग्स चल रही हैं वो मुझे बताओ। तब कोसी बताता है जब वो वेकेशंस पर था तब अटीना ने उससे कहा था जब वो उनके आसपास होता है तो उन्हें काफी अच्छा लगता है। शायद ये बात मेरी जगह पर अगर कोई और होता तो उसे काफी अच्छी लगती, पर मुझे ना जाने क्यों ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। जो सुनकर फ्रे कहती है दिस मीन दैट तुम फिजिकली एक बच्चे हो लेकिन तुम्हारे अंदर एक आदमी का नेचर है। इसके बाद कोसी कहता है मैं जब से डोम में आया हूँ तब से मुझे लगता है कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैं इस जगह को कभी छोड़कर नहीं जाना चाहता। जो सुनकर फ्रे उसे गले लगाती है। वो उसे कहती है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें हर्ट किया, पर ये करना जरूरी था तुम्हारे दुख को खत्म करने के लिए। मेरा यकीन मानो कि डोम में तुमसे कोई नफरत नहीं करता, हर कोई तुमसे प्यार करता है। अगले सीन में हम इन दोनों को स्टूडियो के बाहर देखते हैं, जहाँ कोसी फ्रे से कहता है अब मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हूँ। मेरा काम है डोम में सभी को प्रोटेक्ट करना, फिर चाहे वहाँ मुझे कोई अपना भाई समझे या दोस्त या फिर डोम मदर। इसके बाद फ्रे कहती है चलो ठीक है अब हम अपने डोम में वापस चलते हैं। अगले दिन हमें वुमेन्स कॉलेज के एनुअल डे को दिखाया जाता है, जहाँ कोशी और स्वीटी दोनों पहुँच चुके थे। तभी इन दोनों के पास फ्रे भागती हुई आती है। कोशी फ्रे से कहता है कि आपने ये क्या पहना हुआ है। फ्रे बताती है कि मैंने फैशन क्लब की ड्रेस को पहना हुआ है और मैं इस फैशन क्लब की एक मेंबर हूँ। इसके बाद फ्रे इन दोनों को थोड़ा घुमाने के लिए ले जाने लगती है। कोशी देखता है कि यहाँ काफी ज्यादा लोग हैं। खैर अच्छा है क्योंकि उसे यहाँ कोई पहचान भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो पिछली बार एक लड़की की गेटअप में यहाँ आया था। इसके बाद ये सभी एक कैंप के पास जाते हैं। फ्रे उन्हें धक्का देकर उस कैंप के अंदर भेज देती है। हम देखते हैं वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई है। वो लेडी इनका वेलकम करती है और जब कोसी उसे देखता है तब वो कहता है मिस मिनेरू आप यहाँ पर क्या कर रही हो। मिनेरू बताती है दरअसल वो यहाँ पर अपनी केमिकल्स बेच रही है, जिन्हें बेचकर वो थोड़ा पैसा कमा सके। कोसी पूछता है ये सारी एक्सपेरिमेंटल चीजें यहाँ पर लीगल है या इलीगल। मिनेरू कहती है ओब्वियसली ये सारी चीजें इलीगल हैं। तभी वहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मिनेरू घबरा के वहाँ से अपना इंतजाम उठाकर भाग जाती है। लेकिन उसी दौरान उसकी 2 बोतलें वहीं गिर गई थी। इसके बाद फ्रे उन दोनों के एक हॉल के पास ले आती है। वो कहती है तुम्हें पता है सेरेने ने भी किसी चीज में पार्टिसिपेट किया है। कोसी पूछता है क्या उन्होंने किसी प्ले रोल में पार्टिसिपेट किया है। फ्रे कहती है जरा वेट करो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। तभी फ्रे उस हॉल का दरवाजा खोलती है। हम वहाँ एक लेडी को देखते हैं। दरअसल वहाँ पूरी की पूरी मीटिंग चल रही थी। वो लेडी बताती है कि हम लोग एक ऑकवर्ड रिसर्च सोसाइटी से हैं और हम लोगों ने एक चीज पर काफी ज्यादा रिसर्च किया है और वो चीज कहीं और नहीं बल्कि कई सालों से हमारे ही कॉलेज में है और अब हमें पता लगता है कि ये लोग सेरेने के बारे में बात कर रहे हैं। वो लेडी बताती है कि सेरेने एक अर्बन लेडी बन गई है और उसका मिलना हम लोगों के लिए काफी बड़ी सफलता साबित हो सकता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो बताती है कि हम लोगों को सेरेने मिल गई है और ये सब देखकर फ्रे समझ जाती है कि ये लोग सेरेने को पकड़ने वाले हैं। कोशी कहता है नहीं नहीं हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे और ये लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर वो देखते हैं कि हर जगह पर पिंक गैस फैली हुई थी। शायद ये गैस उन्हीं बोतल से फैली होगी जो बोतल्स मिनेरू यही छोड़ गई थी और जो भी लोग उस गैस को इनहेल करते थे उन लोगों के अंदर की प्यासी चुड़ैल जाग जाती थी, जिसकी वजह से यहाँ देखो क्या क्या कांड हो जाते हैं। तभी प्रेसिडेंट की नजर कोसी के ऊपर पड़ती है। प्रेसिडेंट कहती है मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं तो देखा है। कोसी सोचता है क्या वो यही
लेडी तो नहीं है जिसने उसे लड़की के गेटअप में देखा था। तभी कोसी के पीछे से फ्रे आकर उसे वही लड़की वाले बाल लगा देती है, जिस पर कोसी कहता है आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? तभी हम देखते हैं कि इन लोगों के पास भी वो पिंक गैस आ चुका था। अब पिंक गैस के कनेक्ट में आने से सारी लड़कियां काफी हॉर्नी हो जाती हैं और वो कोसी के ऊपर ऐसे टूट जाती हैं जैसे शहद को देखकर मक्खी, जिसकी वजह से कोसी के साथ काफी ज्यादा कांड हो जाते हैं। लेकिन इससे स्वीटी काफी ज्यादा जेलस हो जाती है। वो सभी लड़कियों को उससे दूर हटने के लिए कहती है, लेकिन उन लड़कियों की प्यास अभी भी नहीं बुझी थी, इसलिए वो कोसी को छोड़कर स्वीटी के ऊपर टूट पड़ती हैं। जिसके बाद वो स्वीटी की भी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। तभी कोसी के पास प्रेसिडेंट भी आ जाती है। प्रेसिडेंट ने भी उस केस को इनहेल कर लिया था, जिसकी वजह से वो कोसी के ऊपर टूट पड़ती है और वो कोसी के नीचे की अनबॉक्सिंग कर चुकी थी। हम देखते हैं तभी वहाँ पर सेरेने आ जाती है। उसके साथ काफी ज्यादा ब्लैक क्लाउड्स भी आए थे। इसके बाद वो अपनी मून टेक्नोलॉजी का यूज करके वहाँ से सारी की सारी पिंक गैस को गायब कर देती है, जिससे वापस से सारी लड़कियां नॉर्मल हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं सेरेने अपनी काफी ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से बेहोश हो चुकी थी। अगले सीन में हम सेरेने और कोसी को एक साथ देखते हैं। कोसी सेरेने को बताता है कि फ्रे और स्वीटी आपके लिए स्नैक्स लेने गए हैं ताकि आपकी पावर वापस से आ सके। लेकिन सेरेने उसे कहती है मेरी पावर तब वापस आ सकती है जब मेरा नौकर मेरे साथ फिजिकल कांटेक्ट करे। सेरेने कहती है वो फिजिकल कांटेक्ट किस भी हो सकती है, जो सुनकर कोसी बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। सेरेने कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं, वैसे डोम में सारी लड़कियां धीरे धीरे मेरी सर्वेंट बन रही हैं। इसके बाद सेरेने कोसी को किस करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसके पास फ्रे आ जाती है जो उसके लिए कैंडी लेकर आई थी जिसका शेप यूनिवर्स की तरह था। सेरेने उससे अट्रैक्ट हो जाती है और उसके ऊपर टूट पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग कहीं जाने लगते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद फ्रे इन्हें बताती है कि यह एक अटीना का कैफे है, जो सुनकर कोसी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। दूसरी ओर हम अटीना को देखते हैं जो लोगों को सर्विस देने से पहले काफी नर्वस फील कर रही थी। इसका कारण यही है कि वो लड़कों के सामने नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाती। तभी अटीना वहाँ से बाहर आती है, जहाँ आकर वो देखती है कि यहाँ तो कोसी और बाकी लोग भी आ चुके हैं, जिन्हें देखकर वो थोड़ी और नर्वस हो जाती है। खैर कुछ ही देर में अटीना इन लोगों का ऑर्डर लेकर आती है, लेकिन वो काफी नर्वस फील कर रही थी, जिसके कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तब खाने को तो स्वीटी कैच कर लेती है, लेकिन अटीना कोसी के ऊपर जा गिरती है, जिससे कोसी का सिर दोनों बोलों के बीच में टकरा जाता है। वो स्वीटी को थैंक्स करती है कि उसने उसका खाना गिरने से बचा लिया। इसके बाद अटीना दूसरे लोगों का ऑर्डर लेकर जाती है, लेकिन वो लड़के अटीना को उसके साथ घूमने के लिए अप्रोच करते हैं, जो देखकर कोसी उसे बचाने के लिए जाने लगता है। लेकिन फ्रे उसे रोकते हुए कहती है कि अटीना को ये सिचुएशन खुद ही हैंडल करने दो। इसके बाद हम अटीना को बोल के पीछे देखते हैं। वहाँ उसकी दोस्त उससे कहती है वाह तुमने कितने अच्छे से पहली बार किसी लड़के के साथ इंटरेक्ट किया। अटीना कहती है हाँ ये सही बात है, मैंने इससे पहले कोसी के अलावा किसी लड़के के साथ इंटरेक्ट नहीं किया। तभी वो लड़की कोसी को देखकर कहती है ओह तो वो है तुम्हारा छोटा सा बॉयफ्रेंड। अटीना उसे बताती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि वो मेरा छोटा भाई है। वो लड़की कहती है ओके तो ठीक है, तुम कुछ देर उसके साथ घूम सकती हो। अटीना कहती है हाँ पर यहाँ पर मेड्स की कमी पड़ सकती है। तभी वहाँ पर फ्रे आती है जिसके हाथ में एक बोरी थी। वो बोरी को हटाती है तब उसमें से स्वीटी निकलती है एक मेड की ड्रेस में। तभी फ्रे अटीना को कोसी को और धक्का देती है क्योंकि वो चाहती थी कि ये दोनों घूमने जाएं। वहाँ से आते समय अटीना उसे कहती है ऐसा नहीं लगता कि मुझे ड्रेस चेंज करनी चाहिए। अगले सीन में हम एक ड्रेसिंग शो देखते हैं। कोसी और अटीना भी शो को देख रहे थे। उन्हें पता लगता है कि क्रिया ने भी शो में पार्टिसिपेट किया है और जब अटीना क्रिया को देखती है तब उसे भी क्रिया से प्यार हो जाता है। तभी काउसी को वहाँ पर थोड़ी गर्मी लगती है। तभी वो अपनी बैग से एक ड्रिंक निकालकर पी लेता है, लेकिन जब काउसी की नजर उस बोतल पर जाती है तब उसे रियलाइज होता है कि उसने वो पी लिया जो उसे पीना ही नहीं चाहिए था। दरअसल वो मिनेरू का दिया हुआ एक सीरम था, जिसे पीने से आदमी अपने अंदर की सारी भड़ास बाहर निकाल देता है। अगले सीन में क्रिया इन दोनों को यहाँ आकर शो देखने के लिए थैंक्स करती है। तभी क्रिया उन दोनों को मेज हंटर की टिकट देती है। अटीना कहती है मुझे अभी कैफे भी जाना है तो इस वजह से मैं इन्हें नहीं ले सकती, लेकिन अब तक कोसी के ऊपर उस सीरम का असर हो चुका था और वो उन टिकट्स को लेने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग एक भूतिया घर आए थे। सीरम की वजह से कोसी भी अपने आप को काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा था और वो इस सब के लिए बिल्कुल रेडी था। अब ये तीनों उस घोस्ट हाउस के अंदर चले जाते हैं। वहाँ काफी ज्यादा भूत इन लोगों को डराने के लिए आते हैं, पर कोसी के अंदर तो आग लगी थी जिसकी वजह से वो सभी भूतों को बहुत ही बुरी तरह से फैलता है और वो दोनों लड़कियों से कहता है आप टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। अब कोसी को इतने एनर्जेटिक देखकर वो लड़कियां भी काफी हैरान थी। वो सोचती हैं शायद कोसी बहुत ही ज्यादा खुश है इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। साथ ही वो दोनों खुश भी थी और वो दोनों ही सोच रही थी कोसी काश हमेशा ऐसे ही रहा करे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस घोस्ट हाउस के अंदर लाइट चली जाती है। अब कोसी के अंदर भी इतनी ज्यादा आग लगी थी और अंधेरे में इन लोगों के बीच क्या हुआ होगा, खैर मुझे ये बताने की जरूरत है नहीं। अगले दिन हम देखते हैं कोसी मिनेरू के पास जाता है। मिनेरू से देखकर समझ जाती है कि कोसी ने उस सीरम को ले लिया है। वो कहती है तुम्हें ऐसे लेने के बाद कैसा फील हुआ? कोसी बताता है इसकी वजह से मैंने अपनी इमेज कुछ ज्यादा ही खराब कर ली। तभी मिनेरू से काफी अजीब बात
बताती है। वो कहती है दरअसल इस बोतल के अंदर कोई सीरम बीरम नहीं था, बल्कि सिंपल सा वाटर था। और ये सुनकर कोसी बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। वो सोचता है इसका मतलब ये है जो भी वो अभी तक कर रहा था वो अपनी खुद की विल पावर से कर रहा था। और ये सब अटीना और क्रिया भी दूर खड़े सुन रहे थे। इधर हम कैफे का सीन देखते हैं जहाँ स्वीटी लोंडो की पिटाई कर रही थी क्योंकि वो लड़कियों से परेशान कर रहे थे। तभी वहाँ पर सेरेने आती है जिसे ढूंढते हुए प्रेसिडेंट भी वहाँ पर आ जाती है। लेकिन तभी मिनेरू अपनी पिंक गैस को वापस से रिलीज कर देती है, जिसके बाद तो तुम समझ ही जाओ। अगले दिन हम क्रिया को किसी से फोन पर बात करते हुए देखते हैं। उस कॉल के दौरान क्रिया काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रही थी। तभी अटीना उसे पूछती है आखिर क्रिया को क्या प्रॉब्लम है। क्रिया बताती है कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने कॉल किया था और वो कह रहे थे पिछले कई साल की तरह इस बार भी हम क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि क्रिया के पेरेंट्स काम के सिलसिले में गांव से बाहर गए हैं तो वो तो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए क्रिया को ही गांव जाकर उनकी परंपरा के अनुसार क्रिसमस को सेलिब्रेट करना होगा। अटीना कहती है डोंट वरी क्रिया, हम लोग हैं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। और उसके लिए कौशी भी हाँ कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कौशी साफ सफाई करने के लिए बाथरूम में जा रहा था और जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है तभी उसे सामने खड़ी अटीना दिखाई देती है जिसने अपनी पूरी बॉडी पर वस्त्र धारण नहीं किए थे। अटीना कौशी को देखकर वहाँ से चिल्लाकर भागने लगती है, लेकिन इस दौरान वो कौशी से टकरा जाती है जिसकी वजह से उसके बॉडी पर बची हुई टॉवल भी गिर जाती है। अब ये दोनों किस अवस्था में थे? खैर चीन टपाक डमडम। अगले सीन में हम देखते हैं अटीना काफी ज्यादा बीमार हो चुकी थी। क्रिया पूछती है कि ये सब उसके साथ क्या हो गया। तभी कौशी भी अटीना से माफी मांग रहा था। अटीना कहती है कोई बात नहीं, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। क्रिया कहती है कि अब कौशी को अटीना के हिस्से का काम भी करना होगा क्योंकि क्रिया काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है तो अब उसे बेड रेस्ट करना चाहिए। तभी क्रिया सामान लेने जाने के लिए तैयार होती है। उसी वक्त वहाँ पर मिनेरू आ जाती है जो क्रिया से कहती है ओ क्रिया तुम और कौशी क्या डेट पर जा रहे हो? जो सुनकर क्रिया बहुत ही ज्यादा शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। अगले ही पल हम मॉल का सीन देखते हैं जहाँ क्रिया और कौशी दोनों ही शॉपिंग करने के लिए आ चुके थे। क्रिया अब भी मिनेरू की बात को लेकर थोड़ा साई फील कर रही थी। मॉल के अंदर कौशी की नजर को चॉकलेट्स के ऊपर पड़ती है। कौशी क्रिया से पूछता है क्या आप बचपन में चॉकलेट खाया करती थी? क्रिया कहती है वो चॉकलेट नहीं खाती थी क्योंकि बचपन में उसे चॉकलेट खाना अलाउ ही नहीं था। इसके बाद कौशी वहाँ से काफी ज्यादा चॉकलेट ले लेता है। अगले सीन में ये दोनों कुछ सामान खरीद ही रहे होते हैं। तभी क्रिया नोटिस करती है कि उसके पीछे के कपल अपनी डेट को और भी औसम बनाने के लिए बात कर रहे हैं और उनकी बातें सुन क्रिया अपने आप में भी काफी साई फील कर रही थी। इसके बाद ये दोनों पूरे मॉल को डिस्कवर करते हैं और काफी ज्यादा सामान भी खरीदते हैं। लेकिन वहीं क्रिया अपने आसपास के कपल को देखकर कौशी के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन कौशी कहता है कि उसे कुछ भूख लगी है तो हमें कुछ खाने चलना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों अपनी ड्रिंक पी रहे होते हैं। क्रिया मन में सोचती है ये तो ठीक डेट जैसा ही है। तभी क्रिया कुछ लोगों की बातें सुनती है। वो कह रहे थे कि ये लड़की कितनी प्यारी है और इसके साथ बेटा वो छोटा लड़का भी कितना क्यूट है, तो शायद ये दोनों भाई बहन ही होंगे। अब भाई बहन वाली बात सुनकर क्रिया को कुछ अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में हम देखते हैं कौशी और क्रिया दोनों फ्रे के पास आई होती हैं क्योंकि क्रिया को सेलिब्रेशन के लिए कुछ ड्रेसेस भी जरूरत होंगी। कौशी अपनी आंखें बंद कर लेता है। तब फ्रे क्रिया के कपड़े उतारकर उसके नाप लेने लगती है, लेकिन फ्रे के नाप लेने का तरीका इतना सेक्सी है कि क्रिया की आवाजें कौशी को भी सुनाई दे रही थी, जो आवाजें कौशी बर्दाश्त नहीं कर पाता और दरवाजा खोल वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं जब कौशी बाथरूम में दोबारा से सफाई करने के लिए जाता है तब अटीना वाला केस उससे दोबारा से रिपीट हो जाता है। इसके बाद क्रिया काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी कि अब सेंटा का रोल कौन करेगा। तभी वहाँ पर सेरेने आती है। तब क्रिया को आइडिया आता है और अब वो सेरेने को ही सेंटा बनाने वाली थी। अगले दिन हम देखते हैं ये सभी लोग ट्रेन में बैठकर क्रिया के गांव के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही समय में ये लोग वहां पहुंच जाते हैं। क्रिया इन्हें उस जगह पर ले जाती है जहां वो बचपन में मार्शल आर्ट प्रैक्टिस किया करती थी। क्रिया के वहां पर पहुंचते ही उसे उसके भाई बहन और काफी ज्यादा बच्चे मिलते हैं, जो देखकर कौशी भी काफी ज्यादा खुश था कि क्रिया अच्छे से अपने घर पहुंच गई है और खुश भी है। अगले दिन हम देखते हैं कौशी और सेरेने दोनों ही मार्शल आर्ट ड्रेस में थे। हम देखते हैं कि क्रिया सभी बच्चों को एक मार्शल आर्ट मूव के बारे में बता रही थी। तभी क्रिया कौशी को अपने पास बुलाती है और वो उस मूव का प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए कौशी का यूज करने वाली थी। तभी अचानक क्रिया कौशी के ऊपर वो मूव अप्लाई कर देती है, जिससे कौशी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो कहता है कि आपने पिछली बार की तरह मुझे ये मूव क्यों मारा। इसके बाद क्रिया सेरेने को उस मूव को परफॉर्म करने के लिए बुलाती है, लेकिन सेरेने के संतरों पर वो ड्रेस काफी ज्यादा टाइट पड़ रही थी, इसलिए वहाँ पर एकदम संतरा परफॉर्मेंस हो रहा था, जो देखकर कौशी उन्हें छुपा लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कौशी रेनडियर की ड्रेस में सभी बच्चों के पास आता है। सभी बच्चे उसे ऐसे देखकर काफी खुश थे। कौशी सभी बच्चों से कहता है आज सभी बच्चों को डेकोरेशन में मदद करनी होगी और जो भी बच्चा ये काम अच्छे से करेगा तो वो उसे एक बेच देगा। सभी बच्चे उस बेच को देखकर कहते हैं ये टट्टी किसने की है?
जो सुनकर कोसी को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि ये बेच उसने रात भर जगकर काफी मेहनत से बनाए थे। तभी कोसी की नजर बाल के पास बैठी एक लड़की के ऊपर जाती है। कोसी उसके पास जाकर उसे पूछता है कि तुम इतना उदास क्यों हो। वो लड़की बताती है कि मैं गिफ्ट्स को लेकर उदास हूँ, क्योंकि गिफ्ट सिर्फ अच्छे बच्चों को मिलते हैं और वो अच्छी बच्ची नहीं है तो उसे गिफ्ट नहीं मिलेंगे। कोसी उसे समझाता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ये बेच बनाते टाइम तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। और काउसी एक बेच उस लड़की को देता है। वो कहता है ये तुम्हारा पहला गिफ्ट है। तभी वहाँ पर बाकी सारे बच्चे आ जाते हैं जो उसे उसके पहले गिफ्ट के लिए कांग्रेस करते हैं, जो देखकर कौसी को भी काफी अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर क्रिया और सेरेने भी आ जाती हैं, जिन दोनों ने काफी अच्छी ड्रेस पहनी थी। बच्चे उनके पास जाकर उनकी ड्रेस की तारीफ करते हैं। तभी वहाँ पर एक बच्चे को क्रिया की स्कर्ट काफी अच्छी लगती है और वो उसकी स्कर्ट उठा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भाई बहुत ही गंदा माहौल हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये तीनों सभी बच्चों को गिफ्ट बांटते हैं, जिन गिफ्ट्स को लेकर बच्चे काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद ये लोग अपना खाना पीना करते हैं। इसके बाद कुछ बच्चे क्रिया के पास आकर उसे कहते हैं यह टाइम सेंटा के रेंडियर की सवारी करने का है। तो अब क्रिया रेंडियर यानी कोसी के ऊपर बैठे, लेकिन क्रिया ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है। तभी बच्चे सेरेने के पास जाते हैं और उसे ऐसा करने के लिए कहते हैं। सेरेने तो ऐसे कामों में आगे ही रहती है, जिसके लिए सेरेने खटेक से हाँ कर देती है। इसके बाद सेरेने कोसी के ऊपर बैठ जाती है, लेकिन कोसी को कुछ तो अपनी पीठ पर अजीब महसूस होता है। उसे महसूस होता है कि सेरेने ने शायद नीचे कुछ पहना नहीं। वो सेरेने से पूछता है क्या आपने अंडरवियर नहीं डाला, लेकिन सेरेने कहती है नहीं, मैं अंडरवियर में इंटरेस्ट नहीं रखती। इसके बाद वो कोसी की राइड करना शुरू कर देती है, लेकिन कोसी इससे इतना ज्यादा एम्बेरस हो चुका था कि वो वहाँ से बहुत ही स्पीड में भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कोसी बाहर बैठा हुआ था। तभी उसके पास क्रिया आती है, जो उसकी इतना अच्छा काम करने के लिए तारीफ करती है। साथ ही वो उसे माफी मांगती है कि वो उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं ले पाई। कोसी कहता है इट्स ओके, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दोनों की यहाँ पर काफी ज्यादा बातें होने लगती हैं। इससे क्रिया का काफी ज्यादा मूड बन जाता है और वो कोसी को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एन वक्त पर सेरेने वहाँ पर आकर इनका काम खराब कर देती है। अगले दिन हम देखते हैं कोसी डोम के बाहर झाड़ू लगा रहा होता है। अब तक ठंड का मौसम आ चुका था, जिसकी वजह से कोसी को काम करते हुए काफी ठंड लग रही थी और ये सब दूर खड़ी अटीना भी देख रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं मुनेरू और फिर सभी को कोटाट्सु दिखाते हैं। कोटाट्सु बेसिकली एक जापान का टेबल होता है, जिसके नीचे एक हीटर लगा होता है और ऊपर से एक चादर पड़ी होती है। जापान के लोग इसमें बैठकर अपना खाना वगैरह खाते हैं और साथ ही गर्मी के मजे भी लेते हैं। कोटाट्सु को देखकर कोसी काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो हमेशा से ही इसमें बैठना चाहता था। इसके बाद ये लड़कियां कोटाट्सु में बैठ जाती हैं। हम देखते हैं क्रिया कोसी के बिल्कुल पड़ोस में बैठ गई थी, जो देख अटीना को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद क्रिया कोसी से कहती है क्यों ना कोसी तुम आकर मेरी गोद में बैठो। अटीना को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसके बाद हम देखते हैं मुनेरू और फ्रे कोसी से मजे लेने के लिए अपने पैरों को कोसी के नीचे रफ करने लगते हैं और इससे कोसी भी काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसके बाद ये लोग कोटाट्सु के अंदर अपनी लेग से फाइट करने लगते हैं। कोसी ने बताता है मेरा बचपन से सपना था कि मैं कोटाट्सु में बैठकर अपनी फैमिली के साथ ऑरेंज खाऊं। कोसी की ये बात सुनकर अटीना को याद आता है कि अब कोसी की फैमिली पूरी तरह से टूट चुकी है। तभी मुनेरू काउसी से कहती है काउसी चिंता मत करो, हम भी तो तुम्हारी फैमिली जैसे ही हैं। क्रिया कहती है जब मैं बचपन में कोटाट्सु के अंदर अपने भाई बहनों का होमवर्क कराती थी तब वो लोग इसी में सो जाते थे। जो सुनकर अटीना काउसी को होमवर्क कराने का इमेजिन करने लगती है। तब अटीना काउसी को इसके बारे में बताती है। काउसी कहता है क्यों ना वो यहाँ स्वीटी को भी अपने साथ होमवर्क कराने के लिए ले आए, लेकिन काउसी की ये बात सुनकर ना जाने क्यों अटीना का मुंह उतर जाता है। अगले सीन में हम काउसी को स्वीटी के साथ देखते हैं। कोशी वहाँ स्वीटी को कोटाट्सु के बारे में बताता है। वो कहता है क्यों ना वो भी उसके साथ बैठकर उसमें होमवर्क करे, लेकिन स्वीटी उसके लिए एग्री नहीं करती। वो कोसी को पहले तो काफी ज्यादा मना कर रही थी, लेकिन वो कोसी की बात आखिर में मान ही जाती है। अगले सीन में ये दोनों डोम में आ जाते हैं। कोसी देखता है कि डोम में तो कोई भी नहीं है। दूसरी ओर हम अटीना को देखते हैं। अटीना दरअसल मॉल से काउसी के लिए ऊन ले रही थी। इधर हम काउसी और स्वीटी को देखते हैं। स्वीटी कोटाट्सु में बैठकर आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी, लेकिन वहीं कोसी को काफी ज्यादा ठंड लग रही थी, जिस पर स्वीटी उसे हीटर ऑन करने के लिए कहती है। कोसी हीटर ऑन करने के लिए कोटाट्सु के नीचे जाता है, जिससे वो स्वीटी की चीन टपाक डमडम को देख लेता है। इससे कोसी काफी ज्यादा साई फील करता है और बाहर आ जाता है। स्वीटी कहती है ओए तुम्हारा मुंह इतना लाल क्यों हो गया। कोसी कहता है वो नीचे थोड़ी ज्यादा ही गर्मी थी ना, इसलिए हो गया। अगले सीन में कोसी और स्वीटी दोनों ही कोटाट्सु के ऊपर सो जाते हैं। कुछ ही देर में स्वीटी की आंखें खुलती हैं, तब वो देखती है कि कोसी तो ऑलरेडी सो चुका है। वो कोसी की नोटबुक को उठाकर देखती है, जहां वो देखती है कि कोसी को अभी भी काफी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व करनी है। अब कोसी की मदद करने के लिए स्वीटी उन्हें खुद ही सोल्व कर देती है।
उसी वक्त कोसी थोड़ा सोते हुए अंगड़ाई लेता है, जिसकी वजह से उसका पैर स्वीटी की इलीगल एरिया में चला जाता है, जिससे स्वीटी को भी एकदम अलग सा और किस्म आ रहा था। लेकिन कुछ ही देर में स्वीटी रियलाइज करती है कि यह गलत है और वो पूरे कोटाट्सू को उठाकर ही दूर फेंक देती है। अब शाम को हम देखते हैं सभी लड़कियां वापस आ चुकी हैं। तभी क्रिया को काफी ज्यादा भूख लग चुकी थी। मुनेरू कोसी से कहती है, कोसी तुम प्लीज हमारे लिए कुछ खाने के लिए अच्छा सा बना दो। लेकिन हम देखते हैं कोसी का मुंह काफी ज्यादा लटका हुआ था। अगले सीन में हम फ्रे और कोसी को घर के बाहर देखते हैं। कोसी फ्रे से पूछता है कि आप कहाँ जा रही हैं? फ्रे बताती है दरअसल वो एक ड्रेसिंग कंपटीशन में जा रही है, जिसके लिए कोसी उसे कांग्रेस करता है। फ्रे उसे थैंक्स करती है। कोसी कहता है अगर आप जा ही रही हैं तो मैं आपका कमरा भी साफ कर दूंगा। अगले सीन में कोसी फ्रे के कमरे में जाता है। वो देखता है फ्रे का कमरा तो बहुत ही ज्यादा गंदा हुआ पड़ा है। तभी उसके पास अटीना आती है, जो उसे कहती है क्या मैं तुम्हारे काम में कोई मदद कर सकती हूँ? कोसी कहता है नहीं, मैं ये सब अकेले ही कर लूंगा और इसके बाद मुझे आपका भी कमरा साफ करना है। अटीना को याद आता है कि वो तो अपने कमरे में ऊन से कोसी के लिए कुछ बना रही है ताकि वो कोसी को सरप्राइज दे सके। इसीलिए वो कहती है हाँ हाँ तुम कर लेना, पर बाद में। तभी इन लोगों को सेरेने के कमरे से आवाज आती है। ये लोग वहाँ जाकर देखते हैं कि सेरेने का कमरा तो बिल्कुल बॉम्ब की तरह हो चुका है। कोसी कमरे को खोलने की कोशिश करता है, पर काफी मेहनत करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाता। दूसरी ओर हम सेरेने को देखते हैं जो खिड़की पर लटकी हुई थी। दरअसल वो खिड़की के रास्ते बाहर आना चाहती थी। तभी सेरेने वहाँ से कूद जाती है और कोसी उसे बचाने के लिए उसके नीचे आ जाता है। और आप देख ही सकते हैं कि इन दोनों का ब्लूटूथ किस तरह से कनेक्ट हो गया है। अगले सीन में हम इन तीनों को सेरेने के कमरे के बाहर देखते हैं। अटीना काफी कोशिश करती है ताकि वो सेरेने के कमरे को खोल सके, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जाती है। तभी वहाँ पर स्वीटी आती है। वो कहती है मैं दोबारा से कमरों की इंस्पेक्शन करने के लिए आ चुकी हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं ये तीनों बैठकर कपड़ों को फोल्ड कर रहे होते हैं। कोसी स्वीटी को यहाँ आने के लिए थैंक्स बोलता है, क्योंकि फिलहाल सारी लड़कियां अपने अपने कामों में बिजी हैं। कुछ ही देर में हम देखते हैं इन तीनों ने फ्रे का कमरा बिल्कुल साफ कर दिया था और अब सेरेने के कमरे को साफ करने की बारी थी। लेकिन सेरेने इन लोगों को अपने कमरे में जाने ही नहीं देती, जिसकी वजह से ये सभी लोग मुनेरू के कमरे में आ जाते हैं। मुनेरू के कमरे में आने के बाद इन लोगों को यहाँ मुनेरू कहीं नहीं दिखाई देती। तभी काउसी को वहाँ एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। ये सभी उस सीक्रेट दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही इन सभी के ऊपर पानी गिरने लगता है, क्योंकि इनके चारों तरफ सावर लगे हुए थे। कुछ ही देर में वो सावर बंद हो जाते हैं और काफी तेजी से हवा चलने लगती है, जिससे इन सभी के कपड़े बिल्कुल सूख जाते हैं। शायद ये सारा सिस्टम मुनेरू ने अपनी बॉडी से केमिकल्स को साफ करने के लिए लगाया होगा। तभी इन लोगों के सामने का एक दरवाजा खुलता है और उससे मुनेरू बाहर आती है। मुनेरू इन सभी को अपनी लैब दिखाने के लिए अंदर ले जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ काफी ज्यादा मशीनें थी और वो जगह एकदम स्पॉटलेस थी, जो देखकर कोसी को वो जगह बहुत ही पसंद आती है। इसके बाद इन लोगों का प्लान होता है कि वो सेरेने के कमरे को साफ करेंगे। वो लोग सेरेने के कमरे के पास जाते हैं, पर सेरेने इन्हें अंदर जाने से रोक रही थी। तभी अटीना को एक आइडिया आता है और वो चिप्स का पैकेट सेरेने के मुंह पर फेंक मारती है। सेरेने उस चिप्स को लेकर साइड हो जाती है। इसके बाद अटीना, स्वीटी और कोसी तीनों डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर दरवाजा खोलेंगे, और वो लोग करते भी कुछ ऐसा ही हैं। ये लोग देखते हैं कि सेरेने के कमरे में तो बहुत ही ज्यादा सामान भरा पड़ा है। ये सब सेरेने से पूछते हैं कि तुम्हारे कमरे में सारा सामान क्या कर रहा है। सेरेने बताती है दरअसल मैंने ये सारा सामान तुम लोगों के लिए खरीदा था, क्योंकि तुम लोग मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और तुम लोगों ने मुझे कभी इग्नोर नहीं किया। हम देखते हैं मुनेरू को सेरेने के रूम से एक शराब की बोतल मिली थी और उसने शराब को कंज्यूम कर लिया। दूसरी ओर स्वीटी और काउसी दोनों ही सेरेने का रूम साफ करते हैं। इसके बाद काउसी वहाँ से बाहर जा ही रहा होता है। तभी वो देखता है मुनेरू ने सेरेने और अटीना दोनों को ही वो शराब पिला दी थी। अब वो तीनों लड़कियां काउसी के पास आकर उसे चिपक कर लेट जाती हैं, क्योंकि अटीना काफी नशे में थी। इसीलिए वो कहती है स्वीटी ही क्यों, पर मैं भी तो हो सकती हूँ ना। लेकिन ये सारा सीन स्वीटी भी देख लेती है। ऑब्वियसली वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, जिससे वो कोसी की दबाकर सुताई कर देती है। अगले दिन हम देखते हैं जब काउसी घर के बाहर झाड़ू लगा रहा था, क्योंकि ठंड का मौसम आ चुका था, इसलिए बाहर उसे बहुत ठंड भी लग रही थी। साथ ही हमें उसकी कुछ तबीयत भी ठीक दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी ओर हम अटीना को देखते हैं, जो काउसी के लिए ग्लव्स बनाते बनाते खुद भी बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं काउसी मुनेरू से पूछता है वैसे न्यू ईयर ईव में आपका कहाँ जाने का प्लान है। मुनेरू कहती है फिलहाल तो मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं अपनी लैब में ही रहकर अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करूंगी। मुनेरू क्रिया से पूछती है वैसे क्रिया तुम्हारा कहाँ जाने का प्लान है। क्रिया कहती है फिलहाल तो मैंने गांव में क्रिसमस एंजॉय किया है, तो मैं भी कहीं नहीं जाने वाली। इसके बाद अटीना ऊपर से आती है। फिलहाल अटीना भी न्यू ईयर ईव यही सेलिब्रेट करने वाली है। काउसी कहता है मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मैं यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट करूंगा, लेकिन अब ये डोम ही मेरा घर है और आप सभी ही मेरी फैमिली हो। तब मुनेरू कहती है चिंता मत करो, तुम अब भी हमारे साथ हो और आगे भी हमारे साथ ही रहोगे।
वो लोग प्लान करते हैं कि न्यू ईयर ईव को ये लोग बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद मिनेरू काउसी को काफी सारे पैसे देती है ताकि काउसी न्यू ईयर ईव के लिए डिशेस वगैरह को बनाने के लिए सारे सामान ला सके। इसके बाद मिनेरू अटीना से कहती है कि वो काउसी के साथ मार्केट जाकर उसकी शॉपिंग में मदद करे, लेकिन उसके लिए अटीना मना कर देती है क्योंकि उसके पास कुछ काम है। तभी क्रिया काउसी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब जब क्रिया और काउसी दोनों मार्केट जा रहे होते हैं तभी इन्हें अटीना जाते हुए देखती है और कहती है, मुझे माफ करना काउसी, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलती, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे अभी गिफ्ट भी तैयार करना है। अगले सीन में हम काउसी और क्रिया को एक ग्रोसरी स्टोर में देखते हैं। वहाँ काउसी को बहुत ही ज्यादा छींकें आ रही थी। क्रिया उसे पूछती है क्या वो ठीक है। काउसी बताता है हाँ, उसे थोड़ी बहुत सर्दी लग गई है, बाकी सब कुछ ठीक है। इसके बाद ये दोनों शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। शॉपिंग करते समय क्रिया काउसी से पूछती है, काउसी क्या तुम मुझे कुकिंग करना सिखाओगे? लेकिन काउसी इसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। क्रिया आगे इस सवाल को पूछती है, लेकिन तभी काउसी को ना जाने क्या हो जाता है, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं अटीना ने काउसी के लिए वो ग्लव्स बना लिए थे, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर क्रिया आती है जो उसे सारा मामला समझाती है। अगले सीन में हम सभी लड़कियों को काउसी के आसपास उसके रूम में बैठा देखते हैं कि तभी वहाँ पर फ्रे आ जाती है। अब फ्रे को जब काउसी की सिचुएशन पता लगती है तो वो काउसी को सीधा हक कर लेती है। इसके बाद मिनेरू काउसी का टेम्परेचर चेक करती है। उसे पता लगता है कि काउसी को तो बुखार है। तभी सभी लोग उसे कहते हैं, तुम्हें इतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी तुम्हें रिलैक्स भी करना चाहिए। अगले सीन में हम सभी लड़कियों को एक रूम में मीटिंग करते हुए देखते हैं। मिनेरू कहती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो काउसी का ठीक होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उसका ध्यान रखने के लिए उन्हें एक नर्स की जरूरत है। अब ये बात सुनकर फ्रे एकदम अपने नर्स वाले रूम में आ जाती है और इस गेटअप में फ्रे इतनी हॉट लग रही थी कि मुर्दा भी उठकर भाग पड़े भाई। अगले सीन में हम देखते हैं स्वीटी काउसी के पास भागती हुई आती है और वो उसे पकड़कर पूरा हिलाने लगती है। दरअसल स्वीटी काउसी की बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही थी। काउसी उसे समझाता है मुझे फीवर वगैरह आ गया है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है और अगर तू ऐसे हिलाती रहेगी तो पक्का मर जाऊंगा। स्वीटी कहती है रुको, मुझे फीवर चेक करने का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो अपने हेड को काउसी के हेड से टच करती है ताकि वो उसके शरीर की गर्मी महसूस करके पता लगा सके काउसी को फीवर है या नहीं। लेकिन काउसी की बॉडी बहुत ही ज्यादा गर्म थी और जैसा कि हम जानते हैं स्वीटी को गर्मी से एलर्जी है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर काउसी के ऊपर ही गिर जाती है। तभी वहाँ पर मिनेरू और अटीना आती हैं। वो कहती हैं स्वीटी शायद तुम्हारी बहुत ही चिंता करती है, खैर इसे हमें लाओ, हम इसे संभालते हैं। अगले सीन में जब काउसी की आंखें खुलती हैं तब वो देखता है फ्रे नर्स वाली कॉस्ट्यूम में उसके पास ही लेटी है। और तुम्हें तो पता ही है जब फ्रे पास लेटी हो और कुछ उल्टी सीधी हरकतें ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई लिटरली फ्रे काउसी के साथ कुकर्म करना शुरू कर देती है। तभी अटीना वहाँ पर आकर फ्रे से चिल्लाने लगती है। फ्रे कहती है अरे मैं तो बस अपनी नर्स की ड्यूटी पूरी कर रही थी। तभी वहाँ पर क्रिया काउसी के लिए अपना स्पेशल जूस लेकर आती है। अब इतने खतरनाक जूस को देखकर अटीना से चिल्लाने लगती है। तभी वो जूस क्रिया के हाथों से फिसल जाता है, लेकिन तभी अटीना उस जूस के ग्लास को मोड़कर काउसी को बचा लेती है, पर उल्टा वो ग्लास अटीना के ऊपर ही गिर जाता है। तभी अटीना रियलाइज करती है कि काउसी को बचाने के चक्कर में उसकी ड्रेस उसके ऊपर से हट गई थी, जिसकी वजह से फिर से अटीना का चीन टपक डम डम हो गया। क्योंकि अटीना बेहोश हो चुकी थी, इसलिए सभी लड़कियां अटीना को वहाँ से ले जाती हैं। अगले सीन में हम काउसी को देखते हैं जिसे एक नाइटमेयर आ रहा था, जिसमें उसके घर पर चारों तरफ आग लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही घबरा जाता है। तभी अचानक से काउसी की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने आप को नॉर्मल पाता है। काउसी अपने बेड से उठकर बाहर जाता है, जहाँ उसे क्रिया मिलती है। क्रिया काउसी से कहती है अभी तुम्हें बेड पर रेस्ट करना चाहिए। काउसी कहता है फिलहाल मैं अपने आप को ठीक महसूस कर रहा हूँ, बाकी आप क्या कर रही हैं? क्रिया बताती है मैं कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन के पास जा रही थी, अब मैं जा ही रही हूँ तो लाओ तुम्हारे कपड़े भी धुल दूंगी। जिसके बाद क्रिया काउसी के कपड़े उतारना शुरू कर देती है, लेकिन पेंट उतारने के बाद वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है, जिससे काउसी भी वहाँ से भागकर बाथरूम में चला जाता है। अब जैसे ही वो वॉशरूम में जाता है तब वो देखता है फ्रे और सेरेने दोनों ही उसकी मसाज के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इसके बाद वो दोनों काउसी को पकड़कर उसके ऊपर मसाज ऑयल लगाती हैं, जिसके बाद का सीन तो भाई ना ही मैं दिखा सकता हूँ ना ही बता सकता हूँ। दूसरी ओर हम क्रिया को देखते हैं, वो काउसी के कपड़ों को उठाकर स्मेल करने वाली थी। अब क्रिया के कपड़ों को स्मेल करने का क्या मतलब है मुझे तो नहीं पता, लेकिन कुछ ही देर में उसे रियलाइज होता है कि वो जो भी कर रही है वो गलत है। देन वो वहाँ से काउसी के पास आती है और वो काउसी को इस हालत में देखकर सबसे पहले वो उसके ऊपर कपड़े फेंकती है। काउसी फटाक से उन कपड़ों को पहनता है, लेकिन वो कपड़े किसी लड़की के थे, जिस पर क्रिया काउसी से माफी मांगती है। काउसी कहता है चिंता मत करो, फिलहाल के लिए कपड़े भी अच्छे हैं। इसके बाद उन्हीं कपड़ों में काउसी बाहर जाकर झाड़ू लगाने लगता है। दूसरी ओर हम अटीना को देखते हैं जो काउसी के खाने के लिए कुछ बना रही थी। तभी उसके पास मिनेरू आती है, वो उसे एक मसाला दिखाते हुए कहती है तुम इसे अपने सूप में डालो, पर्सनली ये मैंने काउसी के लिए बनाया है।
इससे काउसी की तबीयत ज्यादा जल्दी ठीक हो जाएगी। तभी वहाँ पर काउसी आता है और हम देखते हैं इन दोनों की गलती से वो सारा मसाला सूप में गिर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब वहाँ से ये हरा धुआं हटने के बाद हम देखते हैं मिनेरू और अटीना की बॉडी पर उस ब्लास्ट की वजह से एक भी कपड़ा नहीं बचा था। मतलब लिटरली एनिमे के लास्ट में राइटर ने बिल्कुल भसड़ बनाकर रख दी। अगले सीन में हम देखते हैं ये लड़कियां वापस से काउसी को उसके बेड पर लाती हैं। मिनेरू कहती है धीरे धीरे करके काउसी का फीवर फिर से बढ़ रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें काउसी को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। जिस पर अटीना कहती है काउसी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लूंगी और तुम देखना मैं कुछ ही समय में इसे बिल्कुल ठीक कर दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं अटीना काउसी का ध्यान रखना शुरू कर देती है। अब वो बार बार काउसी के फीवर को चेक करती है और उस पर पट्टियां डालती है। सभी लोग काउसी के लिए काफी चिंता में थे। अटीना काउसी से कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी अटीना काउसी का हाथ पकड़ लेती है और वो इनकी सारी पुरानी यादें रिपीट करने लगती है। वो कहती है जब तुम इस डोमेट्री में आए थे तब मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, हालांकि फिर भी तुमने हमेशा हमें बचाया, मेरी हर जगह मदद की। इसके लिए मैं हमेशा से तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी, पर मैं ऐसा कभी नहीं कर पाई, तो मुझे उसके लिए माफ कर दो। और यहाँ पर ये काफी इमोशनल सीन हो जाता है। इसके बाद अटीना काउसी को गले लगाकर वहीं पर सो जाती है। अब अगली सुबह काउसी की आंखें खुलती हैं। वो देखता है कि अटीना भी उसके पास सोई है। उसे रियलाइज होता है कि शायद अटीना उसका फुल टाइम ध्यान रख रही थी। तभी अटीना देखती है कि काउसी का फीवर शायद जा चुका है और अब सारी चीजें दोबारा से नॉर्मल हो चुकी हैं। अब काउसी वहाँ से उठकर दोबारा से सारे काम करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी उसके पास अटीना आती है। वो कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट अपने हाथों से बनाया है, मैं तुम्हें इसे पहले नहीं दे पाई पर मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। काउसी उस गिफ्ट को ले लेता है और वो उसे लेकर बहुत ही खुश था, जिसके लिए काउसी उसे थैंक्स भी बोलता है। तभी वहाँ पर बाकी सारी डोम की लड़कियाँ भी आ जाती हैं। स्वीटी भी उसके पास आती है और उसे पूछती है क्या उसकी तबीयत पहले से ठीक है। और इसी के साथ द मदर ऑफ गॉडेस डोमेट्री का सीजन 1 यहीं पर समाप्त होता है। इस एनिमे को एक्सप्लेन करने में मुझे काफी मजा आया और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी देखने में मजा आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।